हो गया, चलो वो मेरा वो लगा देना। ये देखो बच्चों ने ये भी देख लिया यार, तुम ये उसमें गया है। दिख लिया ना बच्चों ने, तुम यार। नहीं देखा, देख लेना बच्चे बोलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग। नमस्ते अमित कुमार, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग संजीव एका, रोशन कुमार, रिंकू माथुर, रामनगर, रामनगर ये कोई नाम होता है रामनगर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे हैं आप सब लोग, और कैसी ठंड पड़ रही है? ठंड का मजा ले रहे हैं आप लोग? बहुत ठंड है यार बाहर, तो बहुत ज्यादा ठंड है आज। अनिल कुमार गुड मॉर्निंग, कौशल कुमार, प्रभाकर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है यार, दिल्ली में तो बुरा हाल है ठंड से। और दिल्ली में एक तो इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम है जिसकी कोई हद नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच पूछा है किसी ने, तो बच्चा 10 टू लेकर 10.5 के बीच में होगा। किसी ने पूछा है मैम स्पीडोमीटर का क्या इशू है? मैं आपको बता दूं बच्चों, स्पीडोमीटर का इशू हमारी एप्लीकेशन में नहीं, वो ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब में हो रखा है। तो अभी स्पीडोमीटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। मैम आपके नोट से बिहार एसआई के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, थैंक्स मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम। चूरू में 2 डिग्री सेल्सियस, ओहो बुरा हाल हो रखा है, बहुत ठंड है। मैम कल एग्जाम में आया था, क्या आया था एग्जाम में बताइए जरा मुझे। मैम नेपाल में भी बहुत ठंड है। हाँ प्रदीप आप नेपाल से पढ़ रहे हैं मुझे पता है। मैम एक डाउट है बायो में, पूछिएगा डाउट, कोई इशू नहीं है। सीमा मैम पटवारी से पहले कोर्स होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा पटवारी से पहले, अभी तो पटवारी में बहुत टाइम है। चार्जिंग पे लगा देना इस फोन को, चार्जर बाहर ही रखा होगा है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, पहली बात तो कुछ बच्चों ने बिहार एसआई का एग्जाम दिया होगा, तो मैंने भी पेपर देखा था, तो बड़े इजी क्वेश्चंस आए थे, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था कि जो आप ना कर पाए। और बाकी मैं आपको बता भी दूंगी। मैम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 10 टू 10.5। मुरादाबाद में 7 डिग्री है। ओके मैम एमपीपीएससी का पेपर है, अभी तो टाइम है ना, एमपीपीएससी तो जनवरी में है ना। चलो मैम थायो अल्कोहल किसमें यूज होता है? ऐश्वर्या चौहान, थायो अल्कोहल यूज होता है आपके इसमें थायो इथेनॉल, थायो इथेनॉल बोलेंगे आप उसको, वो हमारे एलपीजी सिलेंडर में स्मेल के लिए मिलाया जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपके क्वेश्चन सारे के सारे करवाए हुए आए थे। ओके दीपक थैंक यू सो मच। चलो आप पढ़े हम थोड़ा सा। मैम सल्फ्यूरिक अम्ल में डाई बेसिक क्या होता है? दो H2SO4 2 मॉलिक्यूल, तो उसको डाई बेसिक नेचर बोलते हैं बच्चों। मैम JSSC CGL के लिए क्लास है मैम। मैम 12 जनवरी से एमपीपीएससी का पेपर है, कोर्स बहुत सारा बचा हुआ है। संजय देखिए कोर्स तो अपने हिसाब से ही चलेगा बच्चा, ये बीच में थोड़ा सा इंटरनेट का मैम बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है सब बताऊंगी यार, तुम लोग थोड़ा रुक तो जाओ यार, तुम लोग थोड़ा ठंड तो पाओ। चलो बोरेक्स आगे सुहागा बोलते हैं, सब पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। वैसे Na2B4O7 10H2O होता है बोरेक्स, अगर आपको जानना है तो। मैम ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मैम यार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेथाइल मरकैप्टन और थायोइथेनॉल एक ही है, आपका थायो ग्रुप का ही मेथाइल मरकैप्टन एक मेंबर होता है, ऐश्वर्या चौहान राइट। चलो तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम नीट के लिए कितना हेल्पफुल होगा बच्चा, बेसिक क्लियर होगा आपका नीट का। मैम मैं बहुत खुश हूं टाइम से जुड़कर। ओके विनोद थैंक यू सो मच। चलिए तो बहुत ठंड है, पहली बात तो अपना ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, अपने घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। और दूसरी बात, दिल्ली में बहुत सारी जगह इंटरनेट शट डाउन कर रखा था, कल हमारी साइड भी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही थी। और इंटरनेट का स्पीड है ना जब बड़ा ही स्लो आ रहा है तो क्लासेस चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता होगा कि आपके कंट्री में क्या चल रहा है जिसकी वजह से क्लासेस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। और कुछ वीडियो चलने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, स्पीडोमीटर नहीं होगा वीडियोज में। 1 से 2 दिन में हमारी टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें हम लोगों को, सब सही हो जाएगा। ठीक है चलिए तो आप पढ़े हम, अब हम पढ़ाई करते हैं किसके बारे में। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बच्चों केमिस्ट्री में वाटर के बारे में।
और मैंने आपको बताया था कि पानी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वाटर, पानी से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे देखो ये चैप्टर ना वाटर कभी भी ना मैं सिलेबस में नहीं लिखवाती, क्योंकि दिलीप मैं आगे बताऊंगी, आपका जब मेटल वाला करवाऊंगी तब बताऊंगी। हाइड्रोजन ऊपर आता है टिन से, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है, आगे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। चलिए आप थोड़ा पढ़िएगा, आप बाद में बातें करेंगे, हम बहुत बातें करते हैं आप लोग। वीडियोस ब्लैंक आ रही है, मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा, तो देखिए मैं इसको इस चैप्टर को कभी भी सिलेबस में नहीं लिखवाती, पर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन, तो देखिएगा। सबसे पहला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पानी क्या होता है, एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है ना, किसने बताया था, फिर मैंने कुछ थ्योरी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पानी है वो 3 टाइप का होता है। वाटर कंप्लीट नहीं हुआ है लास्ट क्लास का संजय, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं वाटर से, सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट होगा ये अपना चैप्टर। देखिए तो पानी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात आती है कि पानी कितने टाइप का होता है, तो अगर आप बात करें तो पानी 3 टाइप का होता है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे आज जहां से छोड़ा था वहीं से हम क्लास वापस स्टार्ट करते हैं। मैम प्लेसेंटा क्या होता है, हर्षिता आगे बताऊंगी। प्लेसेंटा माँ और बच्चों के बीच में जो गर्भनाल जिसको बोलते हैं उसी को आप प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पानी 3 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है हार्ड वाटर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कठोर जल, कठोर जल। दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर, जिसको आप बोलते हैं मृदु जल, मृदु जल। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, और तीसरा होता है बच्चों मृदु जल के बाद तीसरा आता है हार्ड आपका हैवी वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हैवी वाटर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं भारी जल। क्या बोलते हैं बच्चों आप हिंदी में? भारी जल बोलते हैं। अब यहां से मैंने लास्ट क्लास में ये जरूर बता दिया होगा कि इन पानी की डेफिनेशन क्या है, इनको क्यों हार्ड बोलते हैं, क्यों सॉफ्ट बोलते हैं और क्यों इनको हैवी बोलते हैं। बट आज हमें पढ़ना है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, और कैसे हार्ड वाटर की हार्डनेस को, टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। बहुत बार एग्जाम में देखा होगा आपने, क्वेश्चन घूमता है कि कठोर जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए कौन सा प्रोसेस काम में लिया जाता है, और हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है। देन हम पढ़ेंगे कि हैवी वाटर की खोज किसने की, इसको हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, ये सब आपके क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला, आप हार्ड वाटर किसको बोलते हो? आप सब जानते होंगे, लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, अभी कमेंट नहीं करेगा, एक भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा वरना मैं गुस्सा करूंगी, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट आयंस हो, उस पानी को आप क्या बोलते हैं बच्चों? उस पानी को आप बोलते हैं हार्ड वाटर, कठोर पानी, ठीक है। कठोर पानी क्या होता है आप बताएंगे? ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट आयंस हो। कैसे? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। जब ये इतनी सारी इंप्योरिटीज हो तो इस पानी को आप क्या बोलते हैं? इस पानी को बोलते हैं आप हार्ड वाटर। और जो साबुन होता है और या फिर जो सर्फ होता है वो हार्ड वाटर के अंदर लेदर फॉर्म नहीं करता है, और लेदर का मतलब क्या होता है बच्चों? झाग नहीं देता है। तो बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि कठोर पानी वो पानी है जिसके अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हो, और ये पानी, इस पानी के साथ साबुन या सर्फ या अपमार्जक आप बोल सकते हैं, वो झाग नहीं दे। ऐसे पानी जिसके साथ सर्फ झाग ना दे उसको आप खारा पानी या कठोर पानी बोलते हैं। राजस्थान के आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जैसे बाड़मेर या जोधपुर की साइड आप कभी जाएंगे तो वहां पर खारा पानी मिलेगा आपको, और उस खारे पानी के अंदर जब आप हाँ क्लोराइड भी होते हैं, बट क्लोराइड बहुत कम होते हैं बच्चों, क्लोराइड बहुत कम होते हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड भी होते हैं बच्चा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप क्लोराइड भी लिख सकते हो, बट क्लोराइड क्या होता है? इजीली रिमूव हो जाते हैं। बट आप लिख लो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है।
तो आप जब जाओगे राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें जब जाओगे तो वहां पे पानी बहुत कड़वा मिलता है, बहुत खारा मिलता है, और उससे ना अच्छे से कपड़े धुलते हैं, ना इंसान अच्छे से नहा पाते हैं, ना पी पाते हैं उसको। तो उसी पानी को आप क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जिस पानी के अंदर ना ही तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो, ना बाइकार्बोनेट हो, ना ही क्लोराइड हो, ना सल्फेट हो, इन सारी इंप्योरिटी से जो फ्री पानी है उसको क्या बोलते हैं? उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और जो सॉफ्ट वाटर होता है बच्चों, वो झाग देता है, मतलब वो लेदर फॉर्म करेगा, वो झाग देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सॉफ्ट वाटर वो पानी जो साबुन या सर्फ के साथ लेदर फॉर्म करे, झाग दे, उसको बोलते हैं आप क्या? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। अब बात आती है कि हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर क्या होता है? बट हैवी वाटर को हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हार्डनेस है इसके अंदर, हार्ड वाटर, तो इस हार्ड वाटर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे। तो आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर, कठोर जल में दो टाइप की हार्डनेस होती है। इस कठोर जल में जो कठोरता है वो दो टाइप की होती है। हार्डनेस आप लिख सकते कि कठोर जल को आपने हार्ड वाटर बोला तो उसमें क्या है? उसमें हार्डनेस है। हार्डनेस किसकी वजह से? इंप्योरिटीज की वजह से है, उसमें कठोरता है। और कठोरता जो है बच्चों वो दो टाइप की होती है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और हिंदी में आप इसको लिखेंगे बच्चों अस्थाई कठोरता। ध्यान से सुन लो, ये कमेंट करने वालों कुछ नहीं पढ़ा इनमें सब में कमेंट में, अस्थाई कठोरता। और दूसरी साइड लिखेंगे परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, केमिस्ट्री में, एनडीए सीडीएस के पेपर में हमेशा आते हैं। और दूसरी साइड इसको हिंदी में लिखेंगे बच्चों स्थायी कठोरता। कैसी कठोरता? स्थायी। तो कहने का मतलब है मैम हार्ड वाटर में दो टाइप की इंप्योरिटीज होंगी और दो टाइप की हार्डनेस होगी, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। सबसे पहला क्वेश्चन बना आपका कि टेम्परेरी हार्डनेस किसको बोलोगे और परमानेंट हार्डनेस किसको बोलोगे, देन इनको रिमूव कैसे करोगे, है ना। चलो सबसे पहला आपको मैं बताऊं कि टेम्परेरी हार्डनेस किसको बोलते हैं? ऐसा वाटर जिसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हो। कौन से आयंस? बाइकार्बोनेट आयंस हो। उस पानी को कठोर जल बोलेंगे और उसकी हार्डनेस किस टाइप की है? टेम्परेरी हार्डनेस है। किस टाइप की? टेम्परेरी हार्डनेस है। अब अगर ये बताऊं आपको बाइकार्बोनेट कैसे, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको टेम्परेरी हार्डनेस वाला पानी या अस्थायी कठोरता वाला पानी। जैसे कैल्शियम का होगा CaHCO3, ऐसे ही होगा बच्चों यहां पर मैग्नीशियम का MgHCO3। ये आयंस जिस पानी के अंदर हो उसको हार्ड वाटर तो बोलेंगे, बट कैसा हार्ड वाटर? आप बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस वाला हार्ड वाटर। चलो बच्चों इतनी बात हुई। अब बात आती है एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। यहां से दूसरा बनता है कि इस टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का प्रोसेस होता है। एग्जाम में आता है कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का प्रक्रिया या प्रोसेस का नाम क्या है? सबसे पहला, अगर आपको अस्थायी कठोरता दूर करनी है तो इस पानी को क्या कर दो? गर्म कर दो। क्या बात कर दो बच्चों? इसको गर्म कर दो। जैसे ही आपने गर्म किया बच्चों, यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां पर गर्म करने के बाद यहां से भी CO2 गैस निकलेगी, यहां से भी CO2 गैस निकलेगी। जैसे ही आपने गर्म किया इस पानी को, CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये जो बाकी की चीज बचेगी आपकी कैल्शियम मैग्नीशियम। मान लो ये पानी का बीकर है, इस पानी के अंदर CaHCO3 था, MgHCO3 था, CO2 बाहर आ गया और बाकी की जितनी भी चीजें बची कैल्शियम मैग्नीशियम वो यहां आ गया, नीचे पेंदे में आके रुक गया। और ये पानी के ऊपर आपका यहां पर जो पानी है उस पानी को आप काम में ले सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना,
कि हार्ड वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। आप बताएंगे उसको गर्म करने पर CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम उस बीकर के, उस बर्तन के पैंदे में रह जाते हैं, पानी ऊपर थोड़ा सा, और आप उस पानी को काम में ले लो, हो गया वो रिमूव। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरे प्रोसेस को आप नाम देंगे क्लार्क मेथड। दूसरा प्रोसेस टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का, उसको बोलते हैं क्लार्क मेथड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लार्क मेथड से कौन सी हार्डनेस रिमूव होती है। आप बताएंगे बच्चों, क्लार्क मेथड से एक तो टेम्परेरी, और टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, अस्थायी कठोरता, और अस्थायी कठोरता का मतलब क्या है बच्चों, कौन से आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। अब इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने बताया था सबसे पहले, और इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर आपने पानी भरा, इस पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हैं। अब इस बीकर के अंदर आप क्या करोगे, इस बीकर के अंदर आप मिला दोगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, या इसको बोलते हैं चूना पत्थर, या तो आप इसमें मिलाओगे कैल्शियम कार्बोनेट, या दूसरा आप इसमें मिलाओगे कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं लाइम, इसको बोलते हैं चूना। इस पानी के अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया, तो मिलाते ही क्या होगा, तुरंत यहां से ऐसे CO2 गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। CO2 बाहर निकलेगी, बाकी की सारी चीजें यहां पर होंगी नीचे, इंप्योरिटीज नीचे होंगी, और ये आपका पानी ऊपर है। इस पानी को अलग से किसी बीकर में डाल लो, और आप उस पानी को जब पियोगे तो भी अच्छा होगा, खारा नहीं लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। मैम वीडियो रुक रुक के चल रही है बच्चा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये हमारी साइड से हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा इंटरनेट ही स्लो चल रहा है, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। राइट बच्चों, अब देखो आपसे एग्जाम में कितने क्वेश्चन बने। अब अपन क्वेश्चन, अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है, बाकी चाहे कुछ भी हो, है ना। देखो पहला आप क्या बताएंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बना, आपसे पूछा जाएगा कि पानी में टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। आप बताएंगे कि पानी में जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन से, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, गर्म कर दो, CO2 बाहर, बाकी चीजें नीचे, पानी ऊपर। दूसरा आपसे पूछा जाए कि क्लार्क मेथड से कौन सी हार्डनेस रिमूव की जाती है। आप बताएंगे टेम्परेरी हार्डनेस, और क्लार्क मेथड में कौन कौन सी चीजें यूज में ली जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम के साथ गर्म किया जाता है, CO2 बाहर निकलता है, बाकी सारी चीजें अंदर, और इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं बच्चों आप क्लार्क मेथड। तो इन दोनों ही तरीके से आप क्या रिमूव कर सकते हैं, पर टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। ये दोनों आपका टेम्परेरी हार्डनेस का था। अब दूसरे टाइप का आएगा आपका बच्चों क्या, परमानेंट हार्डनेस। कौन सा, परमानेंट हार्डनेस, और हिंदी में बोलेंगे स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। अब एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो बच्चों आप लोगों का यही बनेगा कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। तो आप बताएंगे बच्चों, परमानेंट हार्डनेस ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम के सल्फेट और कैल्शियम के क्लोराइड आयंस हो, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन कौन से एंड आयंस हो, एंड क्लोराइड आयंस हो, उस पानी को क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। और इस टाइप की हार्डनेस कौन सी, परमानेंट या स्थायी कठोरता, परमानेंट या स्थायी कठोरता। ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स आयंस हो, जैसे CaSO4 MgSO4, जैसे CaCl2 MgCl2, क्लोराइड सल्फेट आयंस हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको आप परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की प्रोसेस का नाम बताइए। आप बताएंगे कि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव किया जाता है कौन सी प्रोसेस के द्वारा। आप बताएंगे इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसका नाम होता है जियोलाइट
जियोलाइट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस बच्चों? जियोलाइट। जियोलाइट जैसे जियो का सिम यूज करते हैं ना आप, जियोलाइट मेथड बोलो या जियोलाइट प्रोसेस बोलो, एक ही बात है। आप जियोलाइट प्रोसेस से इसको दूर करते हैं। आप कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता ये जियोलाइट क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि परमानेंट प्रोसेस का नाम क्या है, आप बताएंगे जियोलाइट मेथड या जियोलाइट प्रोसेस नाम होता है। अब मैम इस जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है? सुमित कुमार जायसवाल प्रणाम बेटा, ठीक है। आप जब लेट आते हैं तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट कम करें, है ना। चलिए, अब ये जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है? इस जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा पहली बात तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में, कठोर बदला जाता है। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है। हार्ड वाटर झाग नहीं देगा, सॉफ्ट वाटर झाग देगा, है ना। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके अंदर इंप्योरिटीज है। ये क्यों देगा? क्योंकि इंप्योरिटीज है नहीं। अब इसके अंदर क्या होता है, इस जियोलाइट मेथड में क्या है तो सुनो ध्यान से। एक बीकर लेते हैं हम बच्चों ऐसे, और इस बीकर के अंदर पानी है। पानी रे पानी, हर जगह पानी है ना। पानी के बिना क्या है? पानी के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बताया था ना लास्ट क्लास में। पानी एक सर्व विलायक है, सब कुछ घोल देता है पानी। ये पानी बच्चों, इस पानी के अंदर क्या है? इस पानी के अंदर इंप्योरिटीज हैं। और इंप्योरिटीज का मतलब क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर आप क्या सेट करते हैं। इसके अंदर आप लगाते हैं बच्चों एक जियोलाइट। ऐसे आप एक जियोलाइट लगाते हैं इसके अंदर। अब ये जियोलाइट है क्या? ये एक स्पंज समझते हैं आप? स्पंज पानी के अंदर डालते हैं, पानी को सोख लेता है। हाँ, स्पंज देखा होगा ना, जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर खून आते हैं तो वो स्पंज फूल जाते हैं, ऐसे एक स्पंज होता है ना। उसको पानी के अंदर डालते हैं, पानी को सोख कर साइज बड़ा हो जाता है, बाद में आप उसको निचोड़ते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है ना। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ये आपने एक यहां पर जियोलाइट लगा दिया। अब ये जियोलाइट क्या है, बस यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक इसका फॉर्मूला और एक ये क्या है। जियोलाइट एक पोरस कैटलिस्ट होता है। क्या होता है? एक पोरस कैटलिस्ट है। और हिंदी वाले क्या याद रखेंगे? एक छिद्रित उत्प्रेरक है। एक छिद्रित उत्प्रेरक है। पोरस कैटलिस्ट है, एक छिद्रित उत्प्रेरक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पोर्स बने हुए होते हैं। इस जियोलाइट के अंदर ऐसे पोर बने हुए हैं, और जैसे ही आपने जियोलाइट डाला इसके अंदर, कुछ देर के बाद क्या होगा, इस पोरस कैटलिस्ट के अंदर, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, और इन पोर के अंदर क्या होगा बच्चों, सारी की सारी इंप्योरिटीज इन पोर्स के अंदर धंस जाएगी। ऐसे ऐसे जो इंप्योरिटीज है ना, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, वो सारी इसके अंदर धंस जाएगी। ये अपने पास मेल को बुला लेगा। मेल, मेल समझ रहे ना, गंदा पानी, गंदा पानी, मेल। यहां पर सारी की सारी इंप्योरिटीज है। ये इंप्योरिटीज इस पोरस कैटलिस्ट के अंदर है, और इसी को आप जियोलाइट नाम देते हैं। और इसके आसपास का जो बाहर की साइड पानी है, वो पानी क्या है बच्चों? वो पानी विदाउट इंप्योरिटीज वाला पानी है। और उस पानी को आप निकालोगे तो वो पानी क्या कहलाएगा? वो सॉफ्ट वाटर, वो मृदु जल कहलाएगा। साउंड कट रही है, एक बार प्लीज साउंड चेक करें, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि इंप्योरिटीज को अपने पास बुला लेगा। कौन कौन सी इंप्योरिटीज है बच्चों, यहां पर लिखवाऊं? आप लिख सकते हैं यहां पर है MgCl2, आप लिख सकते हैं यहां पर है CaCl2, आप लिख सकते हैं MgSO4, आप लिख सकते हैं CaSO4। ये चारों इंप्योरिटीज किसने रख ली? इस पोरस कैटलिस्ट ने रख ली। और जो बाकी बचा वो कैसा पानी है? वो सॉफ्ट वाटर है मैम। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? हाँ, रुई की तरह, बिल्कुल एकदम कॉमन एक एग्जांपल लेना ना। रुई होता है ना, रुई 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 को, रुई के अंदर आप जैसे कोई तेल वेल एब्जॉर्ब करवा के कहीं लगाते हो आप, तो वैसे रुई जैसा एक, बस इसके अंदर पोर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं। इन छिद्र के थ्रू ये इंप्योरिटीज आ जाती है। तो बच्चों इस मेथड को बोलते हैं जियोलाइट मेथड।
अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जियोलाइट कब, हाँ एक बच्चे ने पूछा जियोलाइट कौन सा मटेरियल का होता है, बस यही तो इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन आता है जियोलाइट का फॉर्मूला क्या है, आप बताएंगे इसका फॉर्मूला होता है Na सोडियम, Al और SiO2 का होल थ्राइस, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इसका फॉर्मूला है। वैसे हमें स्कूल में याद करवाया था ना आलसियो, ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, ना आलसियो ऐसा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO2, SiO2 का होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। आपका पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न ये है कि जियोलाइट का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे ये है। दूसरा, जियोलाइट कैसा कैटलिस्ट है, किसकी तरह काम करता है, एक पोरस कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और जियोलाइट मेथड कौन सी हार्डनेस रिमूव करने में काम आता है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में काम आता है। बताओ जरा, यहां तक कोई डाउट हो तो, यहां पर कोई डाउट हो तो मैं एक बार बैटरी चेंज करती हूं। हाँ स्कूल में याद किया था ट्रिक से, यस मैंने भी याद किया था, ना आलसियो नाम से, साउंड एकदम ठीक है बच्चा है। जिस बच्चे को साउंड में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज वो अपना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। तो याद रखिएगा जियोलाइट प्रोसेस से हम बर्तन साफ करते हैं, वैसा ही होगा बिल्कुल, जिससे जूना नहीं होता है, जूना जूना समझते हैं आप, नहाने वाला या बर्तन साफ करने वाला, वैसा सही होता है ये आपका। इसका केमिकल मिक्स है जियोलाइट का, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दो टाइप का पानी हो गया बच्चों, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर को आपने पढ़ लिया, दो टाइप की हार्डनेस है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। सॉफ्ट वाटर जिसके अंदर है ही नहीं इम्प्योरिटी, जिसको सॉफ्ट वाटर, जो नॉर्मली हम पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर ही पीते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कौन सा, नेक्स्ट आता है मैम हमारा हैवी वाटर। कौन सा, हैवी वाटर, या जिसको बोलते हैं आप भारी जल। कौन सा जल बच्चों, भारी जल। टोटल 7 क्वेश्चंस बनते हैं हैवी वाटर से, 7 के 7 आपकी मैं बता दूंगी आपको। साउंड ओके है, यस ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पानी का टाइप कौन सा है, नेक्स्ट पानी का मैम रिवर्स ऑस्मोसिस से। अमित कुमार देखो हार्डनेस रिमूव नहीं की जाती रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो हमारे एक्वागार्ड में होता है और वो इंप्योरिटीज को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए अब आइए जरा हैवी वाटर पे। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है D2O। नॉर्मल पानी क्या होता है H2O, ये क्या है D2O। इसका केमिकल नेम क्या है तो आप लिखेंगे, इसका केमिकल नेम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या नाम है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, यहां पर प्रश्न बनता है बच्चों आपका कि मैम एक तो होता है H2O, H2O इज नॉर्मल वाटर, यह है हैवी वाटर। अभी बताते हैं कि इसमें और H2O में क्या प्रॉब्लम है, बीच में क्या अंतर है इन दोनों में, है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों की जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है उसकी खोज किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। खोज का मतलब है कि इसको बनाया किसने था, तो इसकी खोज की थी H.C. यूरे ने। कौन से साइंटिस्ट ने, H.C. यूरे नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। कौन से ईयर में, ऐसा कहा जाता है सबसे पहले 1932 में ही बना दिया था इसको, तो याद रखिएगा यूरे नाम के साइंटिस्ट ने खोज की। केमिकल फॉर्मूला D2O, केमिकल नेम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है बच्चों कि इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस of normal water. It is produced by electrolysis of normal water. कुछ समझ में आया। यह है साधारण पानी के, साधारण पानी जो नॉर्मल वाटर आता है, यह साधारण पानी के विद्युत अपघटन से बनता है। साधारण पानी की विद्युत अपघटन से बनता है। जब आप नॉर्मल पानी को
नॉर्मल पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है वहां पर आपको बनता है बच्चों, जो पानी बनता है उसको आप हैवी वाटर बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अप्रोक्स 6000 मॉलिक्यूल्स, किसके, नॉर्मल वाटर के 6000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल हैवी वाटर का होता है। क्या कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब आप नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अप्रोक्स 6000 मॉलिक्यूल नॉर्मल वाटर में एक मॉलिक्यूल किसका होता है। 6000 नॉर्मल वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स लिखो आगे, मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल किसका होगा, एक मॉलिक्यूल होगा बच्चों किसका, हैवी वाटर का होगा, भारी जल का। साधारण जल के 6000 मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका होता है, 6000 मॉलिक्यूल्स। हाँ 6000, कहीं कहीं बुक्स में 7000 लिखा होता है, तो यही है कि क्या कहते हैं 6 से 6.5 या 7 के बीच में। हाँ अमेरिकन साइंटिस्ट थे यूरे और वॉसबर्न, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर H2O2 बनता है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बच्चों नॉर्मल वाटर का तो 6000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आपको हैवी वाटर मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि यह पानी बहुत महंगा आता है, 1000 रुपए पर लीटर आता है। 1 लीटर का आपको 1000 रुपए पर पे करना पड़ेगा, इतना महंगा आता है। इंडिया में कहां बनता है, इंडिया में हमारा जो मुंबई है ना, मुंबई में एक ट्रॉम्बे नाम की जगह होगी, आपने सुना होगा अगर कोई महाराष्ट्र से है तो। ट्रॉम्बे नाम की जगह है, उसमें इसके प्लांट लगे हुए, वहां पर इसको बनाया जाता है। अब जरा सुनिएगा, अब बात ये आती है बच्चों, ये तो बात हो गई कितने रुपए लीटर वगैरह, ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। अब होता क्या है बच्चों, इसको हमने हैवी वाटर क्यों बोला, और नॉर्मल पानी में और इस पानी में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल पानी में और इस पानी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है यहां पर मेल्टिंग पॉइंट का, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु, जिस पॉइंट के बाद कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। थोड़ा रुक जाओ यार, इतना क्या बातें कर रहे हो, रुक जाओ। हाँ ट्रॉम्बे नाम की जगह पर मिलता है। चलो मेल्टिंग पॉइंट आप सब जानते हैं कि नॉर्मल वाटर का मैंने NW लिखा है, NW का मतलब क्या है, नॉर्मल वाटर। यहां मैंने लिखा है HW, हैवी वाटर। अगर नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हैवी वाटर ड्रिंकेबल पी सकते हैं, बट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि नॉर्मल वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट हैवी वाटर का 3.8 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ज्यादा है। दूसरा आता है बच्चों यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु, इसका क्वथनांक बिंदु भी ज्यादा होता है। नॉर्मल पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ऐसा कहा जाता है कि इसका 101 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल पानी से इसका मेल्टिंग और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊं तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम, हाँ इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, 1.11 ग्राम सेमी क्यूब होती है। हाँ मैम साउंड कट रही है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं साउंड सही करवा देती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं बैटरी चेंज करवा दूं।
चलो अब ठीक है साउंड। यार ये कुछ बच्चों को मेरी क्लास में बहुत प्रॉब्लम होती है यार, मेरे को बहुत गुस्सा आता है तुम लोगों पे। चलो तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट का, तीसरा बच्चों आइए यहां पर किसका, मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूलर मास का, आणविक भार का। आणविक भार का डिफरेंस होता है यहां पर। आप जानते होंगे कि जो नॉर्मल वाटर है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है H2, हाइड्रोजन 2 होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, तो 16 और 2 18 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर का आप अगर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो 18 लिखो, आप 18 लिखो, 18.01 होता है, वो छोड़ दो आप। और जो आपका हैवी वाटर है उसका होता है 20.02, 20.02 होता है। मॉलिक्यूलर मास भी इसका क्या है बच्चों, ज्यादा है। नेक्स्ट इसका डेंसिटी, इसका घनत्व भी ज्यादा होता है, तो नेक्स्ट लिखिएगा डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी ज्यादा होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। ऐसा कहा जाता है नॉर्मल वाटर का जो डेंसिटी होता है बच्चों वो होता है 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। कितना होता है, 1 ग्राम। मैम लाइट रे डालने पर इस साउंड सही है, ओके ठीक है। और इसका कहा जाता है 1.11 ग्राम क्यूब। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है आप बताएंगे, नॉर्मल पानी से ज्यादा है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट 0, इसका 3.8 डिग्री, इसका 100, इसका 101 डिग्री सेल्सियस। हाँ 18U आएगा बच्चे आगे, इसको U में लिखेंगे। इसका सॉरी, इसका मॉलिक्यूलर मास 18U होता है, इसका 20.02 या इसका 18.01 लिखते हैं। इसका डेंसिटी इतना और हैवी वाटर का डेंसिटी इतना, इसीलिए हम इसको हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस हैवी वाटर का यूज क्या होता है बच्चों। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि D2O का यूज कहां होता है। आप बताएंगे इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कौन से रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है बच्चों, जिसको आप बोलते हैं परमाणु भट्टी। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। और किसकी तरह आप बताएंगे, एज ए मॉडरेटर की तरह। किसकी तरह, एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिक्रीज करने के लिए, मंदक के रूप में। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन करवाया जाता है ना, तो वहां पर इसको एज ए मॉडरेटर की तरह काम में लिया जाता है, मंदक के रूप में। अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा है, तो वहां पर D2O भरा जाता है। तो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा या न्यूट्रॉन्स की स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है कि कहां पर करते हैं आप बताएंगे, मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में। कहां पर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, हमें कौन सा पीना चाहिए, मैं आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूं बच्चों। हमें पीना चाहिए मिनरल वाटर, जिस पानी के अंदर क्या हो, मिनरल्स हो, मिनरल वाटर। तो RO वाटर में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो हमें पीना चाहिए बच्चों मिनरल वाटर। तो ये पानी आपका 3 टाइप का था बच्चों, कौन कौन सा, हाँ मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। मैं लिख देती हूँ एक बार फिर, अगर नीचे था आपको नहीं दिख पाया तो बच्चों इसका उपयोग मॉडरेटर के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में। किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो करवाने के लिए करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देन हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। डोंट वरी हरीश भाटी, पीरियोडिक टेबल कम से कम मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाती हूँ, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगी, आपका सब करवा दूंगी। चलो हो गया, ये आपका हो गया बच्चों क्या, ये आपका पानी का एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि पानी 3 टाइप का होता है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हैवी वाटर।
ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पानी से क्या आता है। ध्यान से, तुम लोग ना बोलते बहुत हो यार। लुब्रिकेंट नहीं होता है, लुब्रिकेंट ग्रेफाइट यूज होता है वहां पे। जितना पढ़ाया जाए ना बस आप उतना ही पढ़ा करो यार। आप लोग आगे बहुत बढ़ जाते हो। आरओ वाटर में मिनरल्स होते हैं रवि। अगर विदाउट मिनरल्स वाला पानी पियोगे तो कैसे काम चलेगा आपकी। कार की बैटरी में नॉर्मल पानी यूज करते हैं, हैवी वाटर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, आपने बिल्कुल कभी ना कभी सुना होगा कि ओशियन वाटर इज एल्केलाइन। समुद्री जल खारा होता है पीने में। सुना है कभी? सुना क्या? कभी गए हो कभी समुद्र पे गए हो? गोवा गए हो कभी? बीच पे गए हो तो बीच पे देखा होगा ना, पानी पिया होगा, बहुत कड़वा लगता है ना। बस तो वही आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो लिखिएगा समुद्री जल खारा होता है। समुद्री जल कड़वा होता है या खारा होता है? हाँ जी भैया, क्यों होता है जल्दी बताओ। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इसकी pH 8 होती है, तो मैं बता दूंगी, ये तो मैंने बता दिया। चलो कि जो समुद्र का पानी होता है उसका pH वैल्यू 8 होता है। 8 का मतलब क्या है? बेसिक है। और कौन सी प्रकृति का है? एल्केलाइन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि समुद्र का पानी अल्कलाइन होता है। मुझे तो ये बताओ कि क्यों होता है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए किसकी प्रेजेंस से होता है। चलो 4 ऑप्शन दूं आपको। चलो 4 ऑप्शन दिए मैंने। पहला ऑप्शन है मेरा बच्चों सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मेरा Na, तीसरे ऑप्शन में है मेरा Cl और चौथे ऑप्शन में मेरा Mg। जल्दी बताओ क्यों होता है समुद्र का पानी खारा। इन चारों में से क्या सही करेंगे? चंदन यादव आपका गलत है बिल्कुल, सूरज आपका भी गलत है, बापी दास आपका भी गलत है, खरब पवन आपने भी गलत आंसर दिया है, कमल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अरे बाप रे, एक बच्चे ने सही आंसर दिया, अभी तक एक बच्चे ने सही आंसर दिया। छोड़ो, एक तो लिख रहा है ऑल की वजह से खारा हो जाएगा। अरे नहीं पागल। हाँ देखो, यहां पर कुछ बच्चे सोडियम बता रहे हैं, कुछ बच्चे क्लोरीन बता रहे हैं। मैं बता दूं, सिर्फ आपका आंसर एक ही सही है। यहाँ पे ये आंसर सही है, सोडियम की प्रेजेंस से। बट बच्चा जल्दबाजी भी, मुझे पता, देखो सारों बच्चों का यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये गलत हो जाएगा अगर ये लिखोगे तो। बिहार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। NaCl की प्रेजेंस से नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, उसकी वजह से नहीं होता है, सिर्फ सोडियम। आप देखो इसका रीजन क्या है। अब सुन लो, तुम लोगों ने अपना ज्ञान बांट लिया और मैंने ले लिया। सब लोग गलत बता रहे, 1-2 बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो जरा, ये आपका एक समुद्र है, इस समुद्र के अंदर आपका यहाँ एक बीच है, इसके अंदर पानी है। अब समुद्र के पानी में होता क्या है बेसिकली, जरा ध्यान से सुनो मेरा पॉइंट। इस समुद्र के पानी में होता सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, नमक है ना, NaCl है। बट यहां पर क्या होता है बच्चों, इस समुद्र के पानी में, हाँ सुन लो अब जरा ध्यान से, तुम लोगों ने बता दिया, तुम लोगों की बात सुन ली मैंने, तुम लोगों ने गलत बताया है। इस समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड है, बट सोडियम क्लोराइड की वजह से पानी खारा नहीं लगता है आपको। अब सुनो जरा ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है, यहां पर 2 जीव रहते हैं, ऐसे 2 जीव वो रहते, इस समुद्र के पानी में 2 जीव रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव रहते हैं बच्चों। कौन कौन से आप बताएंगे कि इस सूक्ष्म, ये यूपीएससी के वगैरह में पेपर में अगर आप किसी के नोट्स देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि 2 जीव रहते हैं, एक का नाम होता है मेडुसा, दूसरा होता है पोलिप। और ये दोनों जीव किस में रहते हैं? ये दोनों रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में। क्या आप सिम्बायोटिक का मीनिंग जानते हैं? क्या मैंने आपको पढ़ाया है सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? शायद पढ़ाया होगा। सहज जीवन, सह का मतलब साथ, जीवन का मतलब जीवन, सहज जीवन संबंध, साथ साथ में रहकर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके जीवन यापन करने वाले जीव सिम्बायोटिक जीव कहलाते हैं। ठीक है, चलो
सुनो ध्यान से, ये समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड था और इस समुद्र के पानी में दो जीव रहते हैं, एक होता है मेडुसा, एक होता है पोलिप। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं और होता क्या है बच्चों, ये जो पोलिप होता है ना आपका, ये पोलिप इस सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन को खा जाता है। किसको खा जाता है? क्लोरीन को खा जाता है। तो बचा क्या समुद्र के पानी में? समुद्र के पानी में सोडियम बचा और इसी की वजह से क्या होता है? एल्केलाइन होता है, खारा होता है, क्षारीय होता है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे बच्चों कि समुद्र का पानी खारा होता है, ओशियन वाटर इज एल्कलाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ओनली सोडियम, नेट्रियम, Na सिंबल, Na का मतलब होता है नेट्रियम, लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम को सोडियम बोलते हैं आप, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि समुद्र के पानी में दो जीव रहते हैं, मेडुसा एंड पोलिप। ओ भाई रे क्या है ये? तो वो क्या करता है, इस मेडुसा में से इस पोलिप क्या करता है, इस क्लोरीन को खा जाता है और बचा सोडियम। तो सोडियम ऑप्शन लेकर चलना है, अगर सोडियम क्लोराइड लोगे गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, इसीलिए सोल्ट तो पहले ही था ना बच्चों, सोल्ट तो बन गया पहले ही। प्रभाकर सोल्ट तो पहले ही बन गया, इसको आप अलग करोगे तो सोल्ट मिलेगा आपको, है ना। ऑल ऑप्शन नहीं करेंगे यहां पे, ऑल ऑप्शन से गलत हो जाएगा बच्चों। आपने अगर ज्योग्राफी के सैलाइनेट ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चले। चलो बच्चों नेक्स्ट पानी से और क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है बच्चों, सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है इसलिए होता है, ठीक है। ये बेटा मेडुसा और जो पोलिप होते हैं ना, इन दोनों को फर्टिलाइजर की तरह भी काम में लेते हैं, या समुद्र के पानी में एल्कनिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं नरेश नायक, है ना। चलो अब नेक्स्ट चलो यहां पर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पानी से, वो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है और आप मुझे आंसर देंगे इसका, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर देंगे। आपने सुना होगा फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, हाँ, गिरती हुई बूंद का आकार गोल होता है। गिरती हुई बूंद का आकार, गिरती हुई पानी की बूंद लिख लो, पानी की बूंद का आकार गोल होता है। पानी की बूंद का आकार गोल होता है। क्यों होता है बच्चों? फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, आकार गोल होता है। जल्दी बताओ, बारिश हुई, ऐसे बारिश हो रही थी, बारिश में एक बूंद आई तो उसका आकार देखोगे तो कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। क्यों? अब पता लगा कि तुम लोगों ने कैसा पढ़ा फिजिक्स। NaCl, इसमें भी NaCl, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से। वाह, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका मतलब तुम लोगों की फिजिक्स बराबर चल रही है ना, है ना। इसका मतलब तुम लोग एकदम फिजिक्स बहुत सही से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था कि गिरती हुई बूंद का आकार गोल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव की वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये भी आपका हो गया बच्चों एक पानी से क्वेश्चन। चलो अगर ये समझ में आ गया तो ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट आओ केमिस्ट्री में, और अगला क्वेश्चन पानी से क्या बनता है। मैं पानी में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी। सरफेस टेंशन एसएससी 2012 में आया था। ओके देवाशीष, आपको तो क्वेश्चन भी याद है कि कौन से एग्जाम में कौन से आया था। अब जरा नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन बनता है। आपने शायद ये सुना होगा कि ये एक प्लांट है। ध्यान से सुनना, बायो का क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के नीचे की साइड ये आपकी रूट्स हैं। यहां पर इसकी क्या होती है? लीफ होती है, ऐसे लीफ लगी हुई होती है ना बच्चों। ये आपका एक प्लांट है, यहां पर आपकी लीफ लगी हुई है और इस प्लांट को जिंदा रखने के लिए ये अपना खाना बनाता है, सब जानते हैं, है ना। कैसे बनाता है खाना? ये इस प्लांट की रूट्स हैं, जड़ें हैं, और जड़ों का काम क्या होता है बच्चों? किसको इनटेक करना? जड़ों का काम होता है पानी को, और भी हमारी मिट्टी में मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, है ना, इन सबका इनटेक करना। और ये लीफ है प्लांट की, और लीफ में क्या बनता है बच्चों? भोजन बनता है, खाना बनता है। और खाना क्या होता है इनका? C6H12O6 होता है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कैसे बनता है? तो आपका क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, राइट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो आप बताएंगे CO2 प्लस H2O मिलकर ये बनाते हैं। अब देखो इस H2O ये कहां हो रहा है? ये वाला प्रोसेस ये लीफ में हो रहा है, और रूट्स क्या कर रही है?
पानी का अवशोषण कर रही है, पानी का एब्जॉर्प्शन कर रही है। देन यहां पर पानी था तो ये पानी यहां पहुंच गया, तो केमिस्ट्री पूछती है कि ये जो पानी है जो यहां आया वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा आया। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बच्चा पूछ रहा है जाइलम, वो बायोलॉजी का पार्ट हो गया, हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो जड़ों का पानी है वो पत्ते वाले भाग में, वो लीफ वाले भाग में कौन सी प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर होता है कि जिसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है और खाना बनता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेड़ पौधों में मिट्टी द्वारा लिया गया पानी पत्तियों तक कौन सी प्रोसेस द्वारा पहुंचता है। आप इसका आंसर देंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा। कौन सी प्रोसेस द्वारा? ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा, और हिंदी में बोलेंगे परासरण के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? ऑस्मोसिस। एक बच्चे ने सही आंसर दिया, ऑप्शन एक ही है बच्चा, वही सही है। कैपिलरी नहीं होगा यार, कैपिलरी यहां पर एज ए मीडियम की तरह काम करता है। ऑस्मोसिस परासरण के द्वारा जो मिट्टी द्वारा लिया गया खाना है वो कहां पर, मिट्टी द्वारा लिया गया पानी है वो कहां पर पहुंचता है? वो पहुंचता है आपके लीफ वाले पार्ट में। अब बात ये आती है कि मैम ये ऑस्मोसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझा दो। तो याद रखिएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से लिए गए पानी को पत्तियों तक कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाते हैं, आप क्या बताएंगे बच्चों? ऑस्मोसिस। एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस जिसपे हमारा आरओ काम करता है, वो आगे की बात है, वो छोड़िए, वो यहाँ नहीं, वो आगे पढ़ाएंगे, है ना। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? तो ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? आप बताएंगे कि जो रूट्स हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा पानी को ऊपर तक भेजती हैं, है ना। अब क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? ये आप मान लो कोई भी एक बीकर है या कोई भी प्लांट के अंदर वाला पार्ट है, ये सेल्स वाला पार्ट है। यहां पे क्या होता है बच्चों, मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूं ऑस्मोसिस को समझने का। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आपने एक बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई, आपने यहां पर आपने एक मेम्ब्रेन लगाई, इस बीकर के आपने एक मेम्ब्रेन लगाई, एक झिल्ली लगाई, है ना। कौन सी झिल्ली? आप बोलेंगे हमने लगाया है SPM। क्या लगाया बच्चों? SPM। और इसका फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये सेम प्रोसेस प्लांट में होता है, ध्यान से सुनिएगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली, SPM झिल्ली। और ये झिल्ली कैसी होती है बच्चों? ये एक टिश्यू मेम्ब्रेन होती है, आप इसको बोल सकते हैं टिश्यू मेम्ब्रेन, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको जनत्व झिल्ली। कैसी? तो जनत्व झिल्ली, या तो आप इसको जनत्व झिल्ली बोलिए या आप इसको टिश्यू मेम्ब्रेन बोलिए। टिश्यूज, हमारे टिश्यूज के अंदर भी होती है ये। अब क्या होता है बच्चों, आपने इस मेम्ब्रेन के इस साइड में पानी भरा, आपने सिर्फ ध्यान से सुनना इस प्रोसेस को। आप यहां पर आपने क्या भरा, यहां पर आपने सिर्फ पानी भरा, ये मैंने वाटर भरा है, ओनली पानी, पानी, ठीक है। और इधर की साइड में मैंने पानी तो भरा ही भरा, बट इस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? नमक डाल दिया इसके अंदर मैंने। नमक को हमने बना दिया पिंक, ये मैंने NaCl डाल दिया। जैसे ही मैं इस इधर वाले पानी के अंदर नमक डालूंगी, ये पानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जानते हैं, है ना। थोड़ा सा इसका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे बढ़ जाएगा। इधर सिर्फ अकेला पानी है, इधर पानी के अंदर क्या है बच्चों? NaCl भी है। इधर की साइड मैम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, इधर की साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। तो अब क्या होगा बच्चों, आपका ये जो ज्यादा पानी वाला पार्ट है, ज्यादा पानी कहाँ है? यहां, बट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यहां पर। सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? आप बताएंगे इसकी। तो अब क्या होगा, ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है पानी, ये पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से इस मेम्ब्रेन के थ्रू इधर लो कॉन्सेंट्रेशन वाले की साइड आएगा। होगा क्या, जब भी कोई सॉल्वेंट, ध्यान से सुनना, जब भी कोई सॉल्वेंट, जब भी कोई विलायक, कोई भी सॉल्वेंट किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू
हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड आता है, उस प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस या परासरण प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार फिर रिपीट करूं, जब भी कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट्स आर ऑलवेज ट्रेवल हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू एसपीएम। जब भी कोई विलायक, जब भी, हाँ देवाशीष, ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल किसमिस होता है, आगे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। जब भी कोई एक विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है तो वह प्रोसेस ऑस्मोसिस या परासरण कहलाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप ऑस्मोसिस प्रोसेस, और इसी के थ्रू आपके प्लांट में तो जड़ों से जो पानी था वो कहां पहुंचा था, ऊपर लीफ तक पहुंचा था, ठीक है। अब इस एसपीएम का नाम आजकल एक नाम और बोलने लग गए, इसको बुक्स में एक और भी आने लग गया नाम, इसको या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो, या बच्चों इसका एक नाम और क्या होता है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में जो मिट्टी द्वारा लिया गया पानी है, बच्चा कैपिलरी अलग चीज होती है वो अलग चीज होती है ना। तो जो हमारे पेड़ पौधों में जो मिट्टी द्वारा लिया गया पानी है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा उनकी लीफ तक पहुंचता है, उनकी पत्तियों तक पहुंचता है। और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिव, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स यहां से जा सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये इसको टिश्यू मेम्ब्रेन या जनत्व झिल्ली भी कहा जाता है। ये होता है आपका ऑस्मोसिस। एक होता है बच्चों, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, वो आगे की बात है, वो यहां नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगी। कैपिलरी भी पढ़ाऊंगी। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम कैपिलरी दिया हुआ, कैपिलरी अलग चीज होती है, वो बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस में काम आता है, वो आगे बताऊंगी कैपिलरी वाला क्या है, ठीक है बच्चों। चलो, तो याद रखिएगा मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवाए। पानी की हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हैवी वाटर क्या होता है। तो मैंने बताया कि जो पानी है वो गिरती हुई बूंद का आकार क्या होता है, गोल होता है। किसकी वजह से, तो आप बताएंगे वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन। उसके बाद मैंने पानी से क्या क्वेश्चन बताया कि जो हमारा समुद्र का पानी है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए वो एल्केलाइन होता है, ठीक है। अजय कुमार वर्मा, डोंट वरी, मैं कैपिलरी टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी आपको, जब आपको फोटोसिंथेसिस करवाऊंगी तब, अभी समझ में नहीं आएगा, आपको आ जाए, मे बी बाकी के बच्चों को नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका यहां पर पानी से क्या क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनता है। आपने सुना होगा, आप जब केमिस्ट्री वाले लैब में गए होंगे तो आपको एक गंदी सी बदबू हमेशा आती हुई दिखेगी। वहां से आपके केमिस्ट्री वाली लैब में हमेशा एक सड़ी हुए अंडों जैसी बदबू आती है ना। इसको बोलते हैं रोटन एग स्मेल, हिंदी में बोलते हैं सड़े हुए अंडों जैसी बदबू, सड़े हुए अंडों जैसी बदबू, अंडों जैसी बदबू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों की सड़े हुए अंडों जैसी बदबू कहां से आती है। केमिस्ट्री वाली लैब में बहुत गंदी सी एक स्मेल आती रहती है सारा दिन, तो वो किससे आती है, किस गैस की होती है वो, रोटन एग स्मेल कौन सी गैस में होती है, जल्दी बताएं। बप्पी दास का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, जो भी बप्पी दास है, एक बप्पी लहरी है, एक बप्पी दास है इंडिया में। चलो जल्दी बताओ, रोटन एग स्मेल किसमें आती है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम आज 3 बजे तक पढ़ाओ ना प्लीज। नहीं, आज मुझे पटना जाना है, मेरी फ्लाइट है 5 बजे की, तो मैं तो इनफैक्ट आज आपको 1:30 बजे छोड़ देती। O3 में स्मेल नहीं आती है दीपक, ओजोन में स्मेल ये वाली नहीं है। चलो आप याद रखिएगा, रोटन एग स्मेल किस में आती है, H2S में आती है। किस में आती है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड में आती है,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल कैसी होती है? सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल होती है। एक अंडे को फोड़ के आप रख दो, 3-4 दिन बाद घर में घुसो, देखो कितनी गंदी स्मेल है, उतनी गंदी H2S में आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल कैसी होती है? आप बताए होंगे, सड़े हुए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं होता है, वो तो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो तो H2O2 होता है। तुम लोग ना ध्यान से नहीं पढ़ते हो यार, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो कैसे बनती है। और यही होता है किसके अंदर? काला नमक खाते हैं ना आप, काला नमक, ब्लैक सोल्ट, उसके अंदर भी यही होता है, सल्फाइड होता है। काले नमक में भी इसी की वजह से बदबू आती है। ठीक है, तो काले नमक में भी सल्फाइड होता है और यहां पर भी सल्फाइड, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होता है आपका बच्चा? संदीप को मार दे, 1-2 दिन में स्पीडोमीटर का इश्यू सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। देखो होता क्या है बच्चों, कैसे बनती है ये, ध्यान से सुनो, कैसे बनती है H2S। देखो सुनेंगे तो बताऊंगी, तुम लोग कमेंट बहुत करते हो यार। देखो H2 में हाइड्रोजन में 2, पानी में H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2 है ना बच्चों। जब आप हाइड्रोजन को ऑक्साइड के साथ डालते हो, जब हाइड्रोजन को 2 ऑक्साइड के साथ करोगे तो क्या बनेगा? यहां पर H2O बनेगा, पानी बनेगा। बट जब आप हाइड्रोजन को सल्फाइड के साथ, जब आप हाइड्रोजन को सल्फाइड के साथ आप रिएक्ट करवाते हो तो यहां पर H2 बनता है। याद रखिएगा एक बात मेरी, हमेशा एग्जाम में पूछी भी जाती है, जब हाइड्रोजन को ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो हमेशा वहां पर लिक्विड बनता है, तरल बनता है, जैसे पानी, जैसे क्या? पानी बना। बट हाइड्रोजन को जब भी आप सल्फाइड के साथ मिक्स करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर गैस बनता है, तो ये भी क्या होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी। तो याद रखिएगा, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, जब आप किसी हाइड्रोजन को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट लिक्विड मीडियम में होगा, उसकी स्टेट लिक्विड होगी, और जैसे पानी, हाइड्रोजन 2 ऑक्साइड, पानी हो गया। जब हाइड्रोजन को सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चों वहां पर क्या बनता है? वहां पर बनता है, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाने से वहां पर बनेगा गैस। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और यही डाली जाती है काले नमक के अंदर, और इसकी स्मेल होती है सड़े हुए अंडों जैसी। बताइएगा, याद रखिएगा, सड़े हुए अंडों जैसी बदबू किसमें आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड में आती है। इस गैस के बारे में एक बात और बताऊं, आपने कभी वोल्केनो देखा है? वोल्केनो ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप कि वोल्केनो जब होता है, वोल्केनो का मतलब है जब ज्वालामुखी आता है, फटता है, जब ज्वालामुखी होता है तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है वहां पर, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से सबसे ज्यादा कौन सी गैस बनती है? H2S बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटती है तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? ये। और इसीलिए इतनी गंदी सी वहां से बदबू आती है, इसीलिए वहां पर गंदी सी बदबू आती है। तो वोल्केनो में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। यूट्यूब पे देखना वोल्केनो, बट स्मेल तो नहीं आ पाएगी यूट्यूब पे देखेंगे तो। मैम कल से 3 दिन क्लास ऑफ रहेगा क्या? नहीं, फिजिक्स का क्लास होगा बच्चा, अंकुर सर लेंगे। बहुत दिनों से मैं ले रही थी ना, अब अंकुर सर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी के फटने से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। चलो बच्चों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या आता है एग्जाम में। मैं पानी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। पानी से क्या क्या आ सकता है, बस तुम लोग ना मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस, है ना। चलो सुनो, नेक्स्ट सुनो आप ध्यान से। आपने आइसक्रीम का ठेला देखा है? आइसक्रीम का ठेला देखा होगा आपने, बिल्कुल देखा होगा। गोला खाया? गोला, बर्फ का गोला। जब ऊपर से उसकी नोक खाते हैं तो हल्की सी नमकीन लगती है ना बर्फ के गोले की, है ना। देखो ध्यान से सुनो, ये आपका आइसक्रीम का ठेला है, देखना कभी आप। ये आइसक्रीम का ठेला है, इसके अंदर यहां पर आपने बहुत सारी आइसक्रीम रख रखी है, बहुत सारी आइसक्रीम रख रखी है। आइस क्या है? पानी, पानी है, पानी से ही आइस बनती है। ये आपकी आइसक्रीम है, और इस आइसक्रीम के ठेले के अंदर आप ध्यान से देखना, आइसक्रीम वाले अंकल क्या करते हैं, यहाँ नमक छिड़क के रखते हैं, बहुत सारा नमक छिड़क के रखते हैं इसके ऊपर ऐसे। ये आइसक्रीम डली हुई है बहुत सारी इस ठेले के अंदर, और ये ठेले का जो ऊपर का बना हुआ बॉक्स है, ये बंद चैम्बर है,
मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ये बंद चैम्बर है, क्लोज्ड चैम्बर है, खुला नहीं है, बंद चैम्बर है। और इस चैम्बर के अंदर यहां है आइस। आइस का मतलब क्या है बच्चों? आइस का मतलब है पानी। और यहां पर क्या डला हुआ बच्चों? यहां डला हुआ है NaCl, मतलब नमक डला हुआ है। समझ गए? नमक डला हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि आइसक्रीम के ऊपर नमक क्यों छिड़कते हैं? आइसक्रीम के ऊपर नमक क्यों छिड़का जाता है या क्यों डाला जाता है? क्यों डाला जाता है बता सकता है कोई बच्चा मुझे? देखा है ना ये प्रोसेस तो कभी ना कभी देखी होगी। जो बर्फ की सिल्लियां होती हैं, जो बर्फ की सिल्ली होती है ना, बर्फ जिससे रगड़ रगड़ के आप बर्फ का गोला बना के देते हैं, वो बड़ा ऊपर से थोड़ा सा आपको नमकीन सा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि उस पर नमक छिड़का हुआ होता है। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि क्यों छिड़क के रखते हैं, या बर्फ के गोले पे नमक क्यों छिड़का जाता है? तो आप इसका आंसर देंगे यहां पर। क्या आंसर देंगे? यहां पे देंगे टू प्रिवेंट आइस टू मेल्ट। टू प्रिवेंट आइस टू मेल्ट, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए, पिघलने से बचाने के लिए। अब कैसे बचाएगा बच्चों? तो ध्यान से सुनो। बचाने के लिए बर्फ के ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है। कैसे? तो देखो, आप सब जानते होंगे आइसक्रीम है, आइसक्रीम का टेम्परेचर तो बहुत कम होगा। ऐसा कहा जाता है कि आइसक्रीम का मतलब एकदम जो हार्ड आइसक्रीम है उसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -2 डिग्री सेल्सियस तापमान, है ना? अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने ये बर्फ है, इस बर्फ के ऊपर मैंने सोडियम क्लोराइड डाला, और मैं आपको एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूं कि जो ये NaCl है वो आयंस की फॉर्म में आता है। कैसे? Na+ और Cl-। ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, Na+Cl में टूट जाता है। और Na+Cl को टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए, भाई आयंस में टूटने के लिए क्या चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए, इसको ऊर्जा चाहिए। अब चैम्बर बंद है बच्चों, ध्यान से सुनना, बंद है तो बाहर से तो कोई एनर्जी आएगी नहीं। तो ये क्या करेगा, जितनी भी टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होगी वो सारी की सारी एनर्जी कहां से लेगा? वो आइस से लेगा। और जैसे ही आइस से ये एनर्जी लेता जाएगा, वैसे इस आइस का टेम्परेचर क्या? माइनस में कम होता जाएगा, होता जाएगा। पहले -2 होगा, फिर -4 होगा, -6 होगा, -8 होगा, -10 होगा। और इधर टेम्परेचर घट रहा है तो ये आइस कभी भी पिघलेगी नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसक्रीम के ठेले में जो बर्फ होती है उसके ऊपर नमक क्यों छिड़का जाता है? आप बताएंगे कि आइस को पिघलने से बचाने के लिए, उन आइसक्रीम को मेल्ट होने से बचाने के लिए। कैसे बचाता है? तो मैम सोडियम क्लोराइड आयंस की फॉर्म में जब टूटता है तो टूटने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा, और वो ऊर्जा इस बंद चैम्बर के अंदर से लेगा, क्योंकि चैम्बर तो बंद है, आइसक्रीम का ठेला जो बॉक्स है वो बंद है। अगर चैम्बर खुला हुआ होता तो कोई और मीडियम हो सकता था ऊर्जा लेने का। तो ये ऊर्जा किससे लेता जाता है? ये ऊर्जा इस आइस से ही ले लेता है। इस आइस से ही एनर्जी इसको पास होती है। जैसे जैसे आइस की एनर्जी इधर पास होगी, आइस का टेम्परेचर कम होता जाएगा और आपकी आइस सॉलिड की सॉलिड रहती जाएगी, सॉलिड की सॉलिड रहती जाएगी। जिलेटिन क्या है संजय बताएंगे आपको। तो आप याद रखिएगा कि बर्फ के ऊपर नमक डालने में ये प्रोसेस होता है। बता देंगे सोडियम क्लोराइड टूटने के लिए ऊर्जा किससे लेता है? किससे लेता है बच्चों? आप बताएंगे वो किससे? आइस से लेता है। पानी तो है यहाँ पे, आइस की, पानी किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म में। तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट ये बता देंगे आप। ये तो क्वेश्चन आप बहुत इजी था, आप सब बता सकते थे। ड्राई आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं लगाएंगे, तब तक संदीप कुमार राय। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो आप। नेक्स्ट आपने पानी के अंदर क्या मिला दिया? वो तो बर्फ के ऊपर सोडियम क्लोराइड था बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये पानी है, ये बट ये पानी किसकी फॉर्म में है? आइस की फॉर्म में है।
आपने कभी शिकंजी पी होगी ना गर्मियों में, आप तो मत पी लेना। जब आप आइस के ऊपर सोडियम क्लोराइड या आइस के अंदर सोडियम क्लोराइड मिक्स करते हैं तो इस मिक्सचर को बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसको कैसा मिक्सर बोलते हैं आप बताएंगे? इसको फ्रीजिंग मिक्सर बोलते हैं, इसको हिमांक मिश्रण बोलते हैं। कैसा मिश्रण? हिमांक मिश्रण बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जब आप पानी किसकी फॉर्म में? आइस, बर्फ की फॉर्म में, इस बर्फ के अंदर सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं तो उस मिक्सर को आप फ्रीजिंग मिक्सर बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किसके मिक्सर को फ्रीजिंग मिक्सर बोलते हैं? आप बताओगे पानी, बट पानी किस फॉर्म में? आइस की फॉर्म में और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा आप बताएंगे? उस वहां पर एक मिक्सर बनेगा और उस मिक्सर को क्या बोलेंगे आप? फ्रीजिंग मिक्सर बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जब आपने पूरा पानी लिया, आइस की फॉर्म में नहीं लिया बच्चों, पानी लिया, एक गिलास पानी लिया उठा के, जैसे मेरे पास बोतल पड़ी है पानी की, उस पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड। तो इस सॉल्यूशन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसको आप शिकंजी बोलते हैं। ये एकदम नॉर्मल पानी वाली शिकंजी है, ये ठंडे पानी वाली शिकंजी है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, BRINE, BRINE। याद रखिएगा, जब बर्फ के टुकड़ों के अंदर पानी है तो वो फ्रीजिंग मिक्स है, जब नॉर्मल पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है तो वो ब्राइन सॉल्यूशन है। और दोनों अलग अलग बातें हैं, एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। ये भी पानी से ही क्वेश्चन आते हैं, बता देंगे बच्चों, ये भी पानी से क्वेश्चन आते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चले हम। ऐप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आई नो ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि इंटरनेट शटडाउन है, बहुत कम है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं बहुत सारी। मैम आपको सरप्राइज देने वाले थे 19 तारीख को। अरे देंगे यार, नई साल पे देंगे, थोड़ा रुक तो जाओ। चले आगे। ये सारे पानी के क्वेश्चंस है। कौन कहता है कि पानी से क्वेश्चंस नहीं बनते? देखो कितने सारे क्वेश्चन क्रिएट कर दिए हमने पानी में। अभी तो पिक्चर बाकी है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे जनरल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। चलो चले। केमिस्ट्री तो बहुत इजी है मैम। हाँ, इजी बना देंगे हम, बस आप लोग बस मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो। अब देखो, एक बच्चा मैसेज करा बायोलॉजी की क्लास कब होगी। मैं आपको इतनी बार बोल चुकी हूँ यार, तुम लोग ना जब केमिस्ट्री पढ़ाती हो तो बायोलॉजी पढ़ाती हो तो केमिस्ट्री, तुम्हारी जिंदगी इसी में रह जाएगी। मैम एसिड बेस सॉल्ट का हिंदी में PDF डलवा दो। ओके, मैं बोल दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों, ध्यान से। चलो नेक्स्ट सुनो। देखो, आपने जरूर सुना होगा पानी में सोडियम आग लगाता है। सुना है कभी? नहीं सुना तो आज सुन लो। पानी में सोडियम आग लगाता है। ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री होती क्या है वो इस क्वेश्चन में पता लगेगा। पानी में सोडियम आग लगाता है और ऐसी आग को केरोसिन बुझाता है, और ऐसी आग को केरोसिन बुझाता है। ये देखो, ये केमिस्ट्री है, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। और है ऐसी, ये कैसी बातें कर रही है मैम आप? है, केरोसिन तो खुद आग लगाता है और आप बोल रही है कि पानी में सोडियम आग लगाएगा और ऐसी आग को केरोसिन बुझाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रही हूं मैं। मैम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स बट आई एम गेटिंग ऑल। ओके, चौधरी हनी, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब आए। मैम सब लोगों के लिए डंडा ले लो, ये जो बार बार बोल रहे हैं बायोलॉजी पढ़ाओगे तो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ाओगे तो बायोलॉजी। बिल्कुल ओके मैम, हमारे सर बोलते थे केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बट अब ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा चलो अब ध्यान से सुनो। मैम अलीगढ़ का इंटरनेट तो कल ही चल गया था, 7 दिन के बाद क्लास मिस। अच्छा, जिन बच्चों को इस इंटरनेट की प्रॉब्लम से कुछ क्लासेस नहीं ले पाए हैं तो डोंट वरी, टाइम्स कोचिंग हमेशा स्टूडेंट के बारे में सोचता है। तो जितना आपका लॉस हुआ है ना 7 से 8 या 10 दिन का, इसमें ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है। तो जितने भी कोर्सेज है ना, उतने सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 10 से 12 दिन इंक्रीज कर दी जाएगी। डोंट वरी, है ना। चलो
ध्यान से सुनो आप, पानी के अंदर सोडियम आग लगाएगा और ऐसी आग को केरोसिन मिटाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी में सोडियम आग क्यों लगाता है और उस आग को आप किससे मिटा सकते हैं, तो आप बताएंगे उस आग को आप केरोसिन से मिटा सकते हैं। एक बच्चा कह रहे हैं मैम आप कभी हरियाणा आए हैं क्या? बहुत बार आई हूँ हरियाणा वाली रोड से बहुत बार गुजरे हम, करनाल वाली रोड पे। देखिए सुनो आप ध्यान से कैसे लगाते हैं। अरे ये बोर्ड ना बहुत बार हैंग कर जाता है यार, अब मुझे चाहिए कुछ और देख कुछ रहा है ये। देखो सोडियम की वजह से लग जाती है आग, ठीक है। मैम आप पटना क्यों जा रहे हैं? पटना में कल मेरी क्लासेस है वहां 3 दिन के लिए। देखो ध्यान से सुनना, H2 गैस होती है, आप सब जानते हैं हाइड्रोजन गैस होती है। एक गैस कौन सा होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये बात नहीं जानता होगा कि H2 जलती है। आप सब जानते हैं कि H2 गैस जलती है, सुना है ना। हाइड्रोजन गैस इज द बेस्ट फ्यूल इन यूनिवर्स, ये आपने सुना होगा। हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है और सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जलती है और ऑक्सीजन आग लगाती है। मैम पढ़ाया आपने ना, ऑक्सीजन जलाती है। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, और जब इन दोनों को मिक्सर को आप मिलाओगे तो क्या बनता है? पानी बनता है। और ऐसे पानी के अंदर अगर आपने सोडियम नेट्रियम डाल दिया तो क्या लग गई? आग लग गई। और इस आग को बुझाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? केरोसिन चाहिए होगा। देखो कितनी अजीब केमिस्ट्री है, सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पानी के अंदर सोडियम आग लगाता है और केरोसिन आग बुझाता है। H2 एक गैस है जो जलती है, जो फ्यूल की तरह भी काम में आती है बच्चों, है ना। ऑक्सीजन जलाती है। दोनों को मिक्सर करो, पानी बनेगा। उसमें सोडियम डालो, आग लगेगी। उस आग को मिटाओ, किससे? केरोसिन से। बस यही तो आपको पढ़ना है ना, यही तो आपको पढ़ना है। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो पानी में सोडियम आग क्यों लगाता है, पहले तो ये बात सुनो। आप याद रखिएगा केमिस्ट्री में सोडियम और पोटेशियम Na और K, कुछ समझ में नहीं आया देवाशीष? अभी बताते हैं, देखो आपको क्या, देखो अभी बताते हैं क्या क्या समझ में नहीं आया। H2 एक गैस होती है बच्चों, सुना है ना। H2 गैस से इटली में तो आजकल, जर्मनी और इटली में तो ट्रेन भी H2 गैस से चलने लग गई, सुना नहीं कभी? और एक टाइम ऐसा आएगा, इसको फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है। ये जल के इसको ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करके इसको जलाकर और उसको फ्यूल की फॉर्म में, चलो मैं रिपीट करती हूँ। बच्चा बोला मैम रिपीट कर दो। हाइड्रोजन एक गैस है बच्चों, गाड़ियों में इंजनों में भरी जाती है, ठीक है, और ये जलती है और ऑक्सीजन आग लगाता है, ये जलाता है। जब दोनों को मिक्स करते हो तो पानी बनता है और उस पानी के अंदर सोडियम डालते हो तो आग लगता है और उस आग को बुझाने के लिए केरोसिन तेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री में सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के नाम से जानी जाती हैं, जो सबसे क्रियाशील धातुएं होती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये दोनों सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती हैं। क्रियाशील मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये इजीली कहीं पर भी ये रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो आप सुनिएगा जरा ध्यान से, यहां पर मैंने पानी रखा एक बीकर के अंदर, ऐसे मैंने पानी डाला बच्चों, और इसी के अंदर मैंने नेट्रियम रख दिया, सोडियम रख दिया, और मैंने बोला कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ना। जब ये ऑक्सीजन के साथ या ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाएगा बच्चों, तो ये जो रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद यहां से हीट रिलीज होगी। भाई ये सोडियम है, इस सोडियम को आपने पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी है तो हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड भी बना सकता है। और जब ये रिएक्ट करेगा, जब ये क्रिया करेगा, तो इसके रिएक्शन से यहां से रिलीज होगी क्या? हीट रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगी, और इसी ऊर्जा से इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि इस पानी में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी बच्चों।
क्या लग जाएगी इस पानी के अंदर? आग लग जाएगी। ठीक है, एक बार फिर सुनो। मैंने बोला कि केमिस्ट्री में सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, कभी भी रिएक्ट करवा लो इनसे। तो जब इस सोडियम को हमने पानी के अंदर डाला तो ये ऑक्सीजन या जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड है उसके साथ जब रिएक्ट करेंगी तो रिएक्ट करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद यहां से बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और इतनी हीट निकलेगी यहां से कि ऐसे आग की लपटें बनने लग जाएंगी, ऐसे आग लग जाएगा। तो ये आग लग गई, ये तो समझ में आ गया आपको, है ना, कि क्यों आग लगी। आप क्या बताएंगे बच्चों, आग क्यों लगी? आप बताएंगे कि सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जब वो ऑक्साइड बनाने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन के साथ या OH के साथ हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश करेगा, जब वो रिएक्ट करेगा तो इसके रिएक्शन से बच्चों क्या निकलेगा, यहां पर हीट निकलेगी और ये हीट इतनी ज्यादा होगी कि आग लग जाएगी। अब इस आग को बुझाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इस आग को, इस हीट को कम करने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए या इस हीट को कम करने के लिए आप क्या डालोगे इसके अंदर? कम करने के लिए केरोसिन तेल डालोगे, कम करने के लिए यहां पर केरोसिन डाल दोगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी में लगी हुई सोडियम की आग को किससे रिमूव करते हैं? आप बताओगे मिट्टी के तेल से, केरोसिन से रिमूव करते हैं। इस हीट को कम कर देगा केरोसिन, जैसे जैसे आएगा हीट आपकी दबती जाएगी और ये केरोसिन जो है उसके अंदर, इस पानी के अंदर तैरता रह जाएगा, यहां पर आग की लपटों को कम कर देगा, हीट को कम कर देगा और आपकी आग बुझ जाएगी। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अमित कुमार ने पूछा है केरोसिन किसका मिक्सचर है? केरोसिन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। आगे बताऊंगी मैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, प्रोड्यूसर गैस सब बढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अभी आज के लिए तो आपको याद रखना है बच्चों। लोकेंद्र कुमार, मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी लाइन में याद रख लो कि जब पानी को सोडियम के अंदर डालते हो तो सोडियम रिएक्ट करने का कोशिश करता है और इसके रिएक्शन के साथ जो ऊर्जा निकलती है, एक्सोथर्मिक यहां पर रिएक्शन होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर उस ऊर्जा में इतनी हीट, यहां से हीट रिलीज होती है, एनर्जी है बट किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। इतनी हीट की यहां पर आग लग जाएगी और आग लगने के बाद यहां से आग की लपटें निकल रही हैं तो आपने इसके अंदर केरोसिन डाला, केरोसिन लपटों को दबा देगा और वो पानी के अंदर यहां पर ऊपर तैरता रहेगा और यहां पर हीट कम होती जाएगी और आपकी आग बुझती जाएगी। ये आपका याद रखना है। अब आपने जरूर एक पॉइंट सुना होगा कि केरोसिन को सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है उनकी हीट को कम करने के लिए, उनकी हीट को कम करने के लिए, उनको कम करने के लिए ही रखा जाता है। ठीक है, अच्छा एक लड़का बोल रहा है देवाशीष मैम क्लियर नहीं हुआ। देवाशीष क्या क्लियर नहीं हुआ? सोडियम आपको मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, सोडियम पोटेशियम, वो एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है आपने करीना का मंगेतर वाली। सबसे ऊपर आते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करेंगे तो साथ में ऊर्जा निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट निकलेगा आग लगेगा, आग लगेगा केरोसिन डालोगे, केरोसिन आग की लपटों को कम कर देगा, ऊपर तैरता रहेगा पानी के अंदर और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद और आपकी आग बुझ जाएगी। ये तो याद करना है, इसमें क्या याद करना है? चलो नहीं याद हो रहा, इतना रट्टा लगा लो कि सोडियम से लगी हुई पानी में आग केरोसिन से रिमूव की जाती है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो रिएक्ट ना कर जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और अगर रिएक्ट करेंगे तो उनसे हीट निकलेगी, तो हीट को कम करने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज और सुनी होगी बच्चों, तेल के कुएं में जब आग लगती है तो वहां पर क्या डाला जाता है? वहां पर मिट्टी डाला जाता है। तेल के कुएं में जब आग लगती तो मिट्टी डाली जाती है। बेटा ऐश्वर्या, KOH हाइड्रोक्साइड, KOH हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना, OH H अलग हो जाएगा, OH रख के आपका लग जाएगा, यहां पे KOH बन जाएगा। ठीक है, चलो
ठीक है बच्चों, चलो तो अब इस बात का जवाब अगली क्लास में देंगे हम। तेल के कुएं में मिट्टी क्यों डाली जाती है। चलो अब आज की क्लास इतनी है बच्चों। अब जो पटना में स्टूडेंट है उनसे मैं कल मिलूंगी। कल आपकी अभी 2 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, 2 दिन आपकी अभी। अब पेट्रोल से लगी आग किस कैसे कंट्रोल होगी सब बताएंगे। विवेक रुक जाओ यार, रुक जाओ, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है। कल और परसों आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, उसके बाद आगे आकर हम फिर वापस केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैम आपका पढ़ाया हुआ सीधा दिल तक जाता है दिल तक नहीं, दिमाग तक जाना चाहिए बेवकूफ। चलिए इतना बहुत है बच्चों, आज के लिए इतना है। ये बताया था मैंने पीएच और पीओएच हमेशा 14 होते हैं, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अब देखिएगा जीएस 7 में पॉलिटी कौन पढ़ाएंगे, अरुण त्रिपाठी सर पढ़ाएंगे। हाँ दीपक मैं बताऊंगी, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो आपका जो स्टोमक होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। चलिए कर दो, आप बंद कर दो, अगली क्लास में बात करेंगे इनसे। कल आपका फिजिक्स का क्लास होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।